हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जो अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, वर्ल्ड ओवर मार्केट लीडर है, और जो सीधा सीधा लिंक है कोरोना या जिसको हम कोविड 19 कहते हैं उसकी वैक्सीन से भी। अब जब वर्ल्ड में इसकी वैक्सीन बन गई है और सारी ही कंपनीज अपनी अपनी वैक्सीन लेकर आ रही हैं, तो ऐसे टाइम पर जो रिलायबिलिटी की बात आती है कि वो कौन सी वैक्सीन है जो सबसे ज्यादा रिलायबल होगी, ऐसे में जो मार्केट लीडर है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में उसी का नाम आता है। तो यहां पर आज हम बात करने वाले हैं ग्लेक्सो के बारे में। ग्लेक्सो फार्मा की हम बात कर रहे हैं, और ग्लेक्सो फार्मा की जब हम बात करें तो एक बार देख लेते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, बिजनेस क्या कहता है, और इसका सीधा सीधा वैक्सीन से क्या लिंक है, और क्या आगे चल के इसका बिजनेस ग्रो करने वाला है। इस पॉइंट से कहां से क्या इंडिकेशन मिलते हैं एक बार देखते हैं हम। अगर हम इसमें बात करें तो इन्होंने ये सैनोफी के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने वाले हैं, और ये बेसिकली सैनोफी और जो ग्लेक्सो है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं। इसमें खास तौर से अगर हम ग्लेक्सो की बात करें तो ग्लेक्सो ने अपनी वेबसाइट पर बिल्कुल साफ साफ क्लेम किया हुआ है इस चीज को, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन कंपनी बाय रेवेन्यू, डिलीवरिंग वैक्सीन दैट हेल्प प्रोटेक्ट पीपल एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो कोई भी इस चीज को ऐसे ही नहीं लिख सकता। हम सीधे सीधे जीएसके की वेबसाइट पर हैं, वैक्सीन के बारे में इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि ये वर्ल्ड लीडर है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में। और मुझे भी पता है इस बात का, क्योंकि अभी जब मेरे बेटे को वैक्सीन लग रही हैं तो उसमें भी जब डॉक्टर से बात होती है तो उन्होंने भी यही कहना होता है कि ग्लेक्सो ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर जो कोविड 19 से रिलेटेड वैक्सीन है उसके लिए भी लिखा हुआ है, वी एम टू मेक द वैक्सीन अवेलेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। तो जब ये फर्स्ट हाफ 2021 में कहते हैं और अभी फर्स्ट हाफ 2021 में चल रहे हैं, तो ये पीछे नहीं रहने वाले। और एक और बात है कि अगर वैक्सीन ऑलरेडी लगनी शुरू भी हो गई है तो वैक्सीन को लगते लगते और सब लोगों तक पहुंचते पहुंचते इसमें टाइम लगने वाला है। तो ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये लोग उसमें पार्टिसिपेट ना करें और बहुत अच्छे से आगे ना बढ़ें। तो वैक्सीन का इनको सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में ये 25,000 करोड़ की कंपनी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.9% है, जिसको मैं कहता हूं कि 30% से ऊपर अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होती है तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। फिर उसके बाद जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है दैट इज 75%। एंड 75% का मतलब होता है कि जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से मैक्सिमम प्रोमोटर्स के पास होना। यहाँ पर 74.9% या 73.3% की मैं बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर सीधा 75% की बात है। और 75% के साथ में जो प्लेजिंग परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज जस्ट 3%, 0.03, एक बिल्कुल नॉमिनल सी फिगर है। तो जो ये सारे फाइनेंशियल रेशोज हैं ये बहुत अच्छे हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनकी जो रेवेन्यू है सितंबर क्वार्टर में 879 करोड़, वो सारे में ही मैक्सिमम वाली रेंज में है। अगर इतना ही रेवेन्यू देखा जाए तो सिर्फ सितंबर में लास्ट ईयर था, और उससे पहले कभी भी इतना रेवेन्यू नहीं था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 205 करोड़ है, जो पिछले सारे ही सालों में सबसे ज्यादा है। तो यहां पर जो 205 करोड़ का ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये इस चीज को बताता है कि यहां पर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई है। ये बिल्कुल ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, मतलब एक इंप्रूव्ड फिगर है। और यहां पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका कम हुआ है पिछले सालों के कंपैरिजन में। उसका साफ साफ रीजन ये है कि यहां पर अदर इनकम में माइनस में दिखाया गया है। तो इन्होंने बेसिकली ग्लेक्सो ग्रुप ने वर्ल्ड ओवर कुछ चेंजेस किए थे, जो ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आ गए थे। कंज्यूमर प्रोडक्ट से निकलकर ये वापस से प्योर फार्मा कंपनी बनने की तरफ इनका फोकस है। ये मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी इनके बारे में, और वो चीज रिफ्लेक्ट भी होती है, क्योंकि इन्होंने जो अपना हॉर्लिक्स ब्रांड था उस हॉर्लिक्स ब्रांड को इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेच दिया था। तो धीरे धीरे इन्होंने अपना कंज्यूमर बिजनेस खत्म कर दिया और वापस से जो इनका कोर बिजनेस था ये वापस से उस कोर बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं, और उसी का इंपैक्ट यहां देखने को मिल सकता है। जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 205 करोड़ है, और जो बाकी सारे इनके एसेट्स थे या बाकी जो चीजें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी उनको अदर इनकम के रूप में ये खत्म करते चले गए हैं। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो जो इनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स की फिगर है दैट इज 3000 करोड़, जो
एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पिछले 5-6 सालों में इनकी कोई ग्रोथ नहीं थी। उसका ये इम्पैक्ट है कि पिछले 5-6 सालों में कोई ग्रोथ नहीं होने की वजह से इन्होंने अपने बिज़नेस को रीस्ट्रक्चर करना शुरू किया। और यहाँ पर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हायर साइड पे मतलब ये ठीक-ठाक है, हायर साइड पर ही है। अगर हम पिछले 5-6 साल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग नंबर्स नहीं है। अगर हम यहाँ पर पास्ट परफॉर्मेंस को देखें, उसका सीधा-सीधा लिंक मैं इसी चीज़ से कह रहा हूँ कि इन्होंने अपने बिज़नेस को रिस्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया है। ये एक अर्ली स्टेज है और अर्ली स्टेज में जो ये इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, सितंबर क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका हाईएस्ट एवर है पिछले 10-12 क्वार्टर में, वहाँ से वो चीज़ें नज़र आती हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको एक फिगर दिखाऊँ कि जो इनके फिक्स्ड एसेट्स थे, वो फिक्स्ड एसेट्स भी अब 404 करोड़ रह गए हैं सितंबर ईयर एंड के रिजल्ट्स में। और जो फिक्स्ड एसेट्स पहले ज़्यादा थे और जो सीडब्ल्यूआईपी थी वो भी सारे चेंज हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने उस ब्रांड को शिफ्ट कर दिया है, बेच दिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर को। अब इसमें प्योर हमारा जो फार्मा है, वैसे भी ये फार्मा कंपनी ही है, लेकिन जो फोकस है वो रिस्ट्रक्चरिंग का है, ज़्यादा अच्छे से काम करने का है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं लगातार एक-एक करके। और कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो में 330 करोड़ यहाँ पर, मतलब एक भी साल ऐसा नहीं आया जब इनका कुछ भी माइनस में हो। और जो ये रिस्ट्रक्चरिंग का जो इम्पैक्ट है, मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कि वो किस तरीके से एक्यूमुलेशन बहुत सॉलिड तरीके से नजर आती है। अगर पिछले 4-5 साल की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो हाईएस्ट वापस से आ गई है 33%। पिछले 5 सालों में ये इंप्रूव ही हुई है। और अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग में यहाँ पर 75% इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, बस ये छोटा-सा डिफरेंस हमें यहाँ पर पब्लिक में ज़रूर नज़र आता है, जो 13.49 तक की पब्लिक के पास होल्डिंग हो गई थी, वो थोड़ी-सी रिड्यूस होते-होते 12.69 हो गई है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें, तो पास्ट परफॉर्मेंस में एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आती, लेकिन अगर सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें, इमीडिएटली कि जो इनके रिस्ट्रक्चरिंग और जो बदलाव लाने थे बिज़नेस में, उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तो जो हाईएस्ट एवर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ यहाँ पर बताता है। और इसके साथ में हमने बिज़नेस का पता ही है, रेपुटेशन का पता ही है, नंबर 1 है अपने फील्ड में। उसके बाद में जो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो मेंटेन्ड है, जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, वो 0 है, और जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है, वो 75% है। उसके साथ में जो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती है, मैं आपको बताता हूँ कि इसने पिछले बहुत सारे सालों में कोई भी इस तरह का उछाल दिखाया भी नहीं है। अगर पिछले कुछ सालों में अगर कंपनी के चार्ट्स में परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई है, तो शेयर भी आज की डेट में जो 1530 पर अवेलेबल है, सेम प्राइस ये इसका 2014 में था, मार्च 2014 में, यानी कि पिछले 7 ईयर्स में शेयर प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं है। अभी भी ये कंपनी का शेयर प्राइस पिछले 7 ईयर्स के प्राइस पर अवेलेबल है। और जिस तरह के ये सारे मूवमेंट्स हैं, जो ये एक्यूमुलेशन है, ये साफ-साफ बता रहे हैं कि इस प्राइस ने बहुत आगे तक जाना है। ये राउंडिंग है और उसके बाद में ये फिर से एक राउंडिंग है, और उसके बाद में भी बहुत सारी राउंडिंग यहाँ पर लगातार बन रही है। ये राउंडिंग लगातार जब कंसिस्टेंटली बनती हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बहुत लंबी रैली की निशानी होती है। इस तरह के कंपनीज़ में जब चार्ट पैटर्न ये चलना शुरू होता है, तो मल्टी ईयर रैली चलती है। और जो एमएनसी पिछले 7 साल में जिसने कोई रिटर्न नहीं दिया हो, उसके भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उसके भी शेयर होल्डर्स होते हैं, और वहाँ पर भी उनके ऊपर भी प्रेशर होता है हर चीज़ को लेकर, रेवेन्यू को लेकर, नेट प्रॉफिट को लेकर और बिज़नेस की डेवलपमेंट को लेकर। ख़ासतौर से उस कंट्री में जहाँ पर 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, और वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी है। तो अपने बाकी सारी चीज़ों को अगर मैं इस तरह के राउंडिंग पैटर्न्स को और एक्यूमुलेशन को ध्यान में रख के बात करूँ, तो इसका मेरे हिसाब से ये अगले 10 साल के लिए भी आप इस कंपनी को रख सकते हैं। मैं अगर आपको ये बात कहता हूँ कि आप इस कंपनी को रख सकते हैं, तो मेरा मतलब यहाँ पर रिकमेंड करना नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर आपको सारे एस्पेक्ट्स बताना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और वो उसका बेस क्या है। लेकिन आपने डिसीजन अपने हिसाब से ही लेना है। और अगर उसके इमीडिएट टारगेट की भी बात करें कि यहाँ से कितना लगता है, तो बेसिकली ये इसका एक नेकलाइन बनेगा, और ये सारे कप विद हैंडल पैटर्न्स हैं, जो लगातार कप विद हैंडल पैटर्न्स बना रहे हैं कंसिस्टेंटली। और इस कप विद हैंडल के बेस पर जो इसकी मैक्सिमम डेप्थ है, क्योंकि ये मल्टी कप विद हैंडल्स हैं, और मल्टी कप विद हैंडल का जो यहाँ से रिटर्न आता है इस नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि कंसिस्टेंटली बार बार क्या होता है, सेम लेवल पर आता है, रुक जाता है, सेम पर आता है, रुक जाता है। और अगर करंट प्राइस से जो ये टारगेट ऊपर की तरफ बनता है, इसका हमारा
करंट प्राइस से हमारा रिजल्ट निकल के आता है लगभग ये एक ग्रोथ निकल के आती है ऑलमोस्ट 67%। तो 67% मुझे नहीं लगता कि ये अगले 12-13 महीने से ज़्यादा इसमें लगने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की ये एक कंसिस्टेंसी के साथ सेम लेवल पर आकर रुकना और कंसोलिडेट होना, उसके बाद जो ये चलना शुरू करेगा, मुझे नहीं लगता कि पिछले 7 साल में जो इसने कुछ कमा कर नहीं दिया, वो अगले 7 साल में पिछले 7 साल की भी सारी की सारी कमी पूरी कर देगा। तो यहाँ से एक ये कंसिस्टेंसी इसमें साफ-साफ नज़र आती है। बिज़नेस भी ऐसा है, एनवायरनमेंट भी ऐसा है, जो इसका कंज्यूमर प्रोडक्ट बिज़नेस था, उसको बाहर निकाल चुके हैं। प पूरा ग्रुप का फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ार्मा के ऊपर है और यहाँ पर ये एक्युमुलेशन तो बहुत ही सॉलिड है, बहुत मज़ेदार है। मैं इसमें बायर हूँ, आप अपना हिसाब-किताब लगा के अपने हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और एक और जो बहुत अच्छी बात पिछले कुछ टाइम में इस चार्ट पैटर्न में नज़र आती है, वो ये आती है कि एक यहाँ पर इसका पहले हाई बना, जो हायर लो था, उसके बाद में इसका हायर लो बना, उसके बाद में इसका फिर से हायर लो बना और आज जो इसने कैंडल बनाई है, ये फिर से एक हायर लो की यहाँ से पहचान है। तो जब कंसिस्टेंटली हायर लो बन रहे हों और सेम लेवल पर जाकर शेयर प्राइस रुकता हो, तो उसके बाद में जब वो निकलता है तो बहुत अच्छी मूवमेंट देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखो यार।